रेड माइनर वकील हसन को मिलेगा नया मकान। यमुना पार्क की श्रीराम कॉलोनी में डीडीए ने तोड़ा है मकान। एलजी द्वारा मुआवजा देने का भी आश्वासन। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस। शाहरुख पठान की जमानत का है मामला। 16 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। नंदनगरी फ्लाईओवर से महीनों से बंद पड़ी हैं बसें। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। विधानसभा में उठा मामला, भ्रष्टाचार की हो जांच। बदलते मौसम में अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। लगातार बदलता मौसम बन रहा बीमारियों की वजह। पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों ने गर्म पानी पीने की दी सलाह। पूर्वी दिल्ली में बन रहे फ्लाईओवर से लगता है लंबा जाम। लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। काम चलने की वजह से उड़ती है धूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यमुना पार में उत्तर पूर्वी दिल्ली की श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले रेड माइनर वकील हसन का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया। वकील हसन ने उत्तरकाशी की शिलाक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई थी। रेड माइनर वकील हसन का आरोप है कि डीडीए ने बिना नोटिस दिए मकानों पर बुलडोजर चलाया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि रेड माइनर वकील हसन के घर को बुलडोजर से ढहाने के बारे में मुझे बताया गया है। हम निश्चित रूप से मुआवजा देंगे। उन्हें एक घर भी मुहैया कराया जाएगा। वहीं मकान पर बुलडोजर चलने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, एसपी चीफ अखिलेश यादव, इलाके के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि मुझे बहुत दुख है। ये बात अलग है कि उनका घर अवैध था। एलजी और डीडीए वीसी से भी बात हुई है। उनको पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है कि वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया और उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी घटना की निंदा की है। वहीं वकील हसन की पत्नी ने पूछा है कि कल तक सम्मान देने के बाद आज हमारा घर तोड़ दिया गया और सभी को थाने में बंद कर दिया। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड तक घर में दब गए। मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के। 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे। उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास। हमारा विकास कहाँ है? आके उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए। बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही सब उसमें रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना पार के उत्तर पूर्वी इलाके में 2020 में हुए दंगे के मामलों में नियमित जमानत की मांग करने वाली शाहरुख पठान की पिटीशन पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले को 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। शाहरुख 2020 में जाफराबाद इलाके में दंगों के दौरान पुलिसकर्मियों पर बंदूक तानने से जुड़े मामले में आरोपी है। आपको बता दें कि यमुना पार में 2020 में मौजपुर और जाफराबाद इलाके में दंगा भड़क गया था, जिसमें तड़ेपन लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा कई घरों, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें लोगों को भारी नुकसान हुआ था। सीएए लागू करने के बाद हुए धरनों से हिंसा भड़क उठी थी। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस दंगे में 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं की जान गई थी। दिल्ली दंगे के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें शाहरुख पठान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक ताने दिखाई दे रहा था। इसके बाद खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अब उसने जमानत के लिए पिटीशन दाखिल की है। निचली अदालतों ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। दंगों के दौरान पुलिस वालों पर भी कई हमले हुए थे और एक पुलिसकर्मी की जान भी चली गई थी। डीसीपी पर भी जानलेवा हमला किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के पास नंदनगरी से दुर्गापुरी चौक की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर का मामला आज दिल्ली विधानसभा में उठा।
पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम ने यह मामला उठाते हुए कहा कि यह फ्लाईओवर बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसके निर्माण के कुछ ही सालों बाद इसमें दरारें पड़ गईं और इस पर भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसका नतीजा यह निकला है कि बसें भी इस फ्लाईओवर से नहीं गुजर पा रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण में इंजीनियरों और ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए कि आखिर इतनी जल्दी ही पुल की हालत इतनी खस्ता क्यों हो गई। दुर्गापुरी चौक से नंदनगरी डीसी ऑफिस की तरफ जो रोड जाता है, उस पे रेलवे लाइन पे फ्लाईओवर बना था और माननीय अध्यक्ष जी सारी बसें वहीं से गुजरती थी। उस इतना मतलब शर्मनाक है, मुझे दुख भी होता है कई बार कि वो फ्लाईओवर इतना घटिया क्वालिटी का बना, जबकि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में तो बहुत एक्सेसिव साइड रेट होते हैं और उसे बनने के कुछ ही साल में, मतलब कुछ टाइम ही नहीं हुआ, 6-7 साल के अंदर उस पुल में दरारें पड़ गई। कौन से साल में बना था ये? 2008 से 13 के बीच में बना और इतनी जल्दी बनने के बाद उस पर बसें चला करती थी। मुश्किल से 5 साल हुए होंगे बसों के चलते हुए। उस पुल के अंदर दरारें आ गई। दरारें आने के बाद वहां से पूरे वाहनों का निकलना बंद कर दिया, भारी वाहन बिल्कुल बंद कर दिए। दोनों तरफ लोहे के बैरिकेड लगा के केवल वहां से अब छोटे वाहन चल सकते हैं। छोटे वाहन में भी कारें और बाइसिकल या टू व्हीलर्स। तब से कई साल से वो लगातार बंद पड़ा है और मुझे इस बात का दुख है कि उसकी जांच का क्या हुआ आज तक पता ही नहीं चल रहा। उसमें करोड़ों रुपए ठेकेदार ने और इंजीनियरों ने मिलकर खाए होंगे। लिकर पॉलिसी जो फर्जी पॉलिसी जिसमें कोई घोटाला नहीं हुआ और उसमें हमारे नेता जेल के अंदर पड़े हुए हैं, साल से ऊपर हो गया। और इधर इतना बड़ा घोटाला करोड़ों रुपए हो गया, उसमें अब तक कोई जांच ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। और वो पुल बंद पड़ा है, वो पुल चलना चाहिए, बसें बंद हैं। उधर नंदनगिरी की तरफ भी फ्लाईओवर बन रहा है तो उधर भी बसें नहीं जा पा रही। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं अपने यूडी मिनिस्टर साहब से कि इसकी पूरी जांच जल्दी से करवा के ऐसे लोगों को जेल में डलवाने का इंतजाम किया जाए और उस पुल को दोबारा से चालू करवाया जाए। उसका पूरा अच्छे से रिपेयर करा के वो जल्दी से जल्दी वो पुल चालू हो ताकि लोग वहां से निकल। मौसम में बदलाव के चलते जिला अस्पतालों और निजी अस्पतालों में बुखार, दर्द, खांसी, बुजुर्गों के जोड़ों में दर्द और बच्चों में निमोनिया के मरीज बढ़ने लगे हैं। बदलते मौसम में गर्म कपड़े पहनने में लापरवाही से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। दिन में गर्मी और सुबह शाम सर्दी होने के कारण लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को वायरल बुखार जकड़ रहा है। डॉक्टरों द्वारा बदलते मौसम में बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों को इस मौसम में गर्म कपड़े, गर्म पानी पीने और विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में सुबह और शाम ठंड होने लगी है, ऐसे में विशेष सावधान रहने की जरूरत है। अस्पतालों में पहले के मुकाबले लगभग 25 से 30% मरीजों की संख्या बढ़ गई है। देखिए, इस मौसम में जो एकाएक बदलाव आया है, जिसके अंदर अचानक से जो है बारिश होती है, तेज़ गर्मी आ जाती है, मौसम इतनी तेज़ी से बदल रहा है और वायरल जो है इस समय बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं। वायरल जो है वो इस तरह से आ रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो बीमार भी आ रहे हैं। एक ही परिवार के हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो सब इकट्ठे बीमार पड़ के जो है आ रहे हैं। इस समय हम ये देख रहे हैं कि स्वाइन फ्लू के पेशेंट भी जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनके अंदर स्वाइन फ्लू जो है वो पॉजिटिव आया है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे समय के अंदर हमारे को ये देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर किसी को जो है इस तरह की वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए और बाहर सामाजिक एरिया में या भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से वायरल फैल रहा है उसका बचाव का तरीका तो हमारे को कोविड ने बहुत अच्छे से सिखाया, जिसके अंदर हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, हमें फेस मास्क पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइजेशन का खासकर ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने हाथों को जो है वो हमेशा साफ रखें, साबुन पानी से धोते रहें। ये अभी जो सीज़न चल रहा है इस टाइम पे वायरल वास्तव में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पहले जो ओपीडी हमारे यहाँ पे 70 से 80 लोगों की थी, वो अभी बढ़ के 120, 125, कुछ तो मौसम में टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ा है। और वायरल बढ़ने की वजह से खांसी के, बुखार के, नज़ला, जुकाम, इसके मरीजों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। मैं अगर बोलूं तो लगभग 25 से 30% का इजाफा ओपीडी में हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अब से 3 साल पहले जब कोविड आया था तो आपने देखा होगा कि लोगों ने कुछ कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने शुरू किए थे, जिसमें वो मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ सब छूट गया।
तो मुझे लगता है कि वायरल इन्फेक्शन से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है, कारगर तरीका है, वो यही है कि लोग मास्क लगाएं और जब भी अगर मान लीजिए कोई भीड़ भड़क्का वाली जगह है उस जगह पे ना जाएं। किसी आदमी को अगर ये इन्फेक्शन है या कुछ है तो उससे थोड़ा अपना दूरी बना के। पूर्वी दिल्ली के अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक बनने वाले फ्लाईओवर का काम काफी लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में इस फ्लाईओवर के आसपास जाम की स्थिति बन जाती है और गाड़ियों की गति भी धीमी हो जाती है। खासकर साईं मंदिर की तरफ से आने वाली गाड़ियां जो कि आनंद विहार गाजीपुर की तरफ जाती हैं, उनके लिए यहाँ कोई सिग्नल की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कई गाड़ियां चौक पर ही फंस जाती हैं और जाम लगता है। साथ ही काफी संख्या में गाड़ियों के आवागमन से धूल भी उड़ती रहती है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है, लेकिन इस तरफ पानी छिड़काव नहीं किया जाता है। पूर्वी दिल्ली के लगभग कई फुटओवर ऐसे हैं जिनकी हालत इस समय काफी खस्ता है। गंदगी के साथ साथ इन फुटओवरों में एस्केलेटर तक खराब पड़े हैं। जब हमने गाजीपुर और आनंद विहार स्थित फुटओवर की हालत का जायजा लिया तो यहाँ दोनों फुटओवर पर ही गंदगी फैली हुई नजर आई। साथ ही इन दोनों फुटओवर पर एस्केलेटर भी खराब हैं। लोगों ने बताया कि सीढ़ियां चढ़कर आना जाना पड़ता है। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चे भी परेशानी झेलते हैं। वहीं आनंद विहार में जहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग सड़क पार करने के लिए फुटओवर का इस्तेमाल करते हैं, वहां की एस्केलेटर खराब है, जिससे यात्रियों को सामान लेकर सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। कई महीनों से खराब इस फुटओवर की सुध लेने के लिए प्रशासन के पास समय ही नहीं है और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है, इसी से ऊपर जाते हैं, इसी से लोग आते भी जाते हैं। बुजुर्गों को तो सारी दिक्कत होती है, हम जैसे जवानों को ही होती है। तो इसको ठीक करवाना चाहिए हमें, या फिर इसकी कोई और सोल्यूशन करना चाहिए सरकार को। एकदम बिल्कुल से बंद कर दिया गया, उसको कोई आ नहीं सकता। लोग तो भी 6-7 महीने हो गए लगे हुए हैं। सीढ़ियों से आना पड़ेगा, यहाँ पे वो तो है नहीं, लिफ्ट तो खराब है। फुटओवर की हालत देख लो मैम, बहुत बुरी हालत है। न सफाई होती है, सारे में गंदगी पड़ी है, बदबू आती रहती है। मैम ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो हमें तो चलो हम तो चल लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, पर जो अनकन्वीनियंट है नहीं कर पाते उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। बुजुर्ग लोगों के लिए तो दिक्कत है। खराब है, ये लिफ्ट खराब है, आने जाने में दिक्कत होता है। ओवर ब्रिज होकर सीढ़ियों को पार करते हैं, बहुत परेशानी है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। शाहदा जिले के थाना आनंद विहार पुलिस द्वारा 17 मामलों में शामिल एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी बरामद की गई है। शाहदा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुन्ना के रूप में हुई है। दरअसल 25 फरवरी को शिकायतकर्ता ने आनंद विहार थाने में शिकायत पर दर्ज कराई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह ई रिक्शा से प्रिया एनक्लेव आनंद विहार से अपने घर जा रही थी। तभी पीछे से स्कूटी पर 2 लड़के आए और हैंडबैग छीन लिया, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और 12,500 रुपए नगद थे। आरोपी कड़कड़डूमा कोर्ट की ओर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना आनंद विहार के एसएचओ मनीष कुमार के नेतृत्व में एक क्रैक टीम का गठन किया गया। टीम ने स्कूटी के नंबर की जांच करने पर आरोपी की पहचान की और आरोपी युवकों के संबंध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए गुप्त मुखबिरों को क्षेत्र में तैनात किया गया था। 27 फरवरी को एक गुप्त सूचना पर कड़कड़डूमा कोर्ट के पास जाल बिछाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच अभी भी जारी है। यमुना पार के सबसे बड़े सरकारी जीटीबी अस्पताल में स्टाफ की काफी कमी है। स्टाफ की कमी होने से वर्कलोड होता है। नर्सिंग यूनियन के सेक्रेटरी ने बताया कि अस्पताल को लगभग 1900 स्टाफ की जरूरत है, लेकिन टोटल स्टाफ 1100 के आसपास ही है, जिसकी वजह से काफी वर्कलोड हो रहता है और स्टाफ कम होने की वजह से काफी चीजों में दिक्कतें आती हैं। स्टाफ को लेकर कई बार कहा जा चुका है, लेकिन स्टाफ में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। जितना स्टाफ मौजूद है उन्हें ही डबल शिफ्ट में ड्यूटी करके मैनेज करना पड़ता है। नर्सिंग यूनियन के सेक्रेटरी ने बताया कि यह हॉस्पिटल में स्टाफ पहले से ही कम था, बावजूद इसके कुछ स्टाफ को यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया गया है। सर, इस हॉस्पिटल में जो हमारी कैलकुलेशन के अनुसार हमने जो SIU नॉर्म जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होते हैं उसके अनुसार हमारा जो नॉर्म्स है उसमें 1900 के करीब नर्सेज की ज़रूरत होती है और हमारे पास फ़िलहाल जो नर्सेज काम कर रही है वो 940 काम कर रही है और हमारे पास 200 मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, मतलब 1000 या 1100 के आसपास नर्सेज हैं और हमें 1900 की ज़रूरत है। तो करीब यहीं पर 800 नर्सेज एकदम कम होती है और नर्सेज का काम ये है ना कि हर शिफ्ट में काम है, 24 घंटे नर्सेज को काम होता है, तो हमारे शिफ्ट वाइज में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण से जो बेसिक छुट्टियां भी चाहिए वो नर्सेज को नहीं मिल पाती है। पूर्वी दिल्ली का थाना गीता कॉलोनी, गांधीनगर, जगतपुरी और कृष्णा नगर इलाके में स्पेशल सीपी और डीसीपी सहित सभी एसएचओ ने सिक्योरिटी का जायजा लिया और पैदल मार्च निकाला। इलाके में हो रहे अतिक्रमण पर चेकिंग की। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला गया।
सीबीएसई बोर्ड का आज 12वीं क्लास का आर्ट स्ट्रीम के छात्रों का जियोग्राफी का एग्जाम था। इस एग्जाम के लिए काफी कम संख्या में बच्चे नजर आए। स्टूडेंट्स ने बताया कि जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर देखने पर पहले थोड़ा टफ लगा, क्योंकि काफी सारे एमसीक्यू एग्जाम में आए थे तो लगा कि काफी डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन पेपर उसके बाद करते करते इजी लगने लगा। लेकिन समय सीमा के अंदर ही एग्जाम देकर काफी अच्छा लगा। वहीं कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद जताई, लेकिन छात्रों को कहीं ना कहीं डर भी है कि जिस तरह से पेपर ईजी आ रहे हैं कहीं स्ट्रिक्ट मार्किंग ना हो जिससे कि मार्क्स भी काट सकते हैं। इसको ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे लेते हैं और एग्ज़ाम बहुत इजी था और सारा पीडीएफ बेस्ड आया था जो मैम ने पढ़ाया था। अच्छी लग रही है। 50 प्लस आ जाएंगे, 70 का पेपर है। नई तैयारी करनी पड़ी। ज्योग्राफी लेंदी थी, पेपर लेंदी था बट इजी था। इजी था, थोड़ा लेंदी था बट कर लिया। नहीं, हमें अपना खुद का वो करना है क्योंकि राइटिंग की हमारी आदत छूट गई है ना थोड़ी, तो इस वजह से थोड़ा लेंदी लगा, वरना नहीं था। यस डर तो है कि थोड़ा अभी पहली बार दे रहे, 10th का दिया था तो वो लॉकडाउन था, तो 12th का दे रहे पहली बार तो डर लग रहा है। 10th में बोर्ड दिए थे बट वो जो लेवल होता है वो वाला बोर्ड नहीं दिया था हमने, जो अब है ना वो नहीं था। तब 40 मार्क्स के थे कुछ, तो इसलिए इजी था तब। हुई तो है क्योंकि बच्चों की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने ट्राई करा है तो लगता है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थोड़ा डर था, मैप में डर था बस, वैसे अच्छा गया। इजी था पेपर, मतलब इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन सही था। मतलब पहले एमसीक्यू थोड़े डिफिकल्ट थे, बाकी तो आता ही था सारा। हाँ, प्रिपरेशन तो मतलब थी पहले से, कोई नहीं, अब हो ही जाएंगे, नंबर तो आ ही जाएंगे 50-55 अबव। अच्छा था। ज्योग्राफी का पेपर था, अच्छा गया। मतलब जो इंग्लिश का पेपर लेंदी आया था और आज का पेपर अच्छा था, और मेरा तो थोड़ा टाइम से पहले भी हो गया था तो अच्छा। नहीं, क्वेश्चंस आते थे और पेपर ज़्यादा लेंदी नहीं था इंग्लिश की तरह आसान। ऑफ कोर्स जिन्होंने पढ़ा उनके लिए तो ज़्यादा इजी है। उनका तो कुछ बच्चों का 1-1 घंटे पहले भी ख़त्म हो गया, और कुछ का आगे 5 मिनट्स बचे थे या 1 मिनट बचे थे, तुरंत किसी का छूटा भी है जिन्होंने नहीं पढ़ा। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।